प्रश्नकाल श्रीमती शेषराज हरवंश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग से है। प्रश्न के उत्तर तो विभाग ने माननीय मंत्री जी को बहुत सही दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से कि वर्ष 2022-23 में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सड़क कार्य शिवरी नारायण से खैरताल की लंबाई 11.75 किलोमीटर की मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसे प्रशासकीय स्वीकृति 18 करोड़ 75 लाख की भी हो गई थी। इसमें निविदा भी लगाई गई थी, जिसे स्थगित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इसे स्थगित करने के क्या कारण है और इसमें स्वीकृति कब प्रदान करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पामगढ़ विधानसभा में 2022-23 में 4 काम सड़क के बजट में थे प्रावधानित, 3 पुल के काम, 3 सड़कों के काम की प्रशासकीय स्वीकृति मिली, उसमें से 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तीसरे काम का जिसका उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने किया है, शिवरी नारायण खैरताल मार्ग 11.57 किलोमीटर मजबूतीकरण और चौड़ीकरण, इस काम का पुनः परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत आवश्यक आगे की कार्यवाही की जाएगी। 23-24 में 9 सड़क बजट में प्रावधानित थे और 4 पुल के, 1 काम उसमें से पूर्ण हुए हैं और 24-25 में प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया 26 कामों का बजट में सम्मिलित है, जिसका प्राक्कलन तैयार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया है कि 22-23 की 1 तथा 23-24 के बजट में सम्मिलित 7 सड़कें हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के लिए पत्र वर्ष 2023 में प्रेषित की गई है। 2 वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी अभी भी प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है। ये प्रशासकीय स्वीकृति क्यों अपेक्षित है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी। प्राक्कलन आदि की कार्यवाही की जा रही है। बजट की उपलब्धता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उन सड़कों पर आगे की कार्यवाही होगी। चलिए छात्री जी, एक प्रश्न आप पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आप लोग मैं प्रणाम करत हूँ। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहा था कि मोर क्षेत्र के मात्र 2 सड़क हर प्रशासकीय स्वीकृति मिले हवे, बाकी सड़क मन ला कब स्वीकृति मिली, कृपया बताए के कष्ट करें। चलिए, बोलना चाहे ठीक है, संदर्भ नहीं है। सड़कों के काम प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर प्राक्कलन तैयार करके प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड सर, इसी में सर, माननीय एक अध्यक्ष महोदय निवेदन है, मान लीजिए 23-24 का आप लोग नहीं मान लीजिए प्रश्न नहीं होता विधानसभा में। सर 24-25 का जो आप सीधा पूछिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान 24-25 का जो आ चुका है वो कब तक होगा? आप लोगों का जो बिल्हा तखतपुर अरे पूरा प्रदेश का इसमें सब जगह हो चुका है। बिलासपुर जिले में हमारा क्यों रोका गया है सर? ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित जो 24-25 का आ चुका वो तो कब करेंगे, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न कर लीजिएगा, बहुत समय अभी। गोमती साहब जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा जो अभी आ चुका है, मार्च एंडिंग है, अब हमारा कब होगा? आप लोग का जो भारतीय जनता पार्टी विधायक वहाँ हो चुका है और जब लोक निर्माण विभाग की चर्चा आएगी तो अपने अपने क्षेत्र के या राज्यपाल जी के अभिभाषण में, सत्र खत्म हो जाएगा, राज्यपाल जी के अभिभाषण में अपनी बात को रख सकते हैं। ये प्रश्न जो स्पष्ट है पामगढ़ विधानसभा के संदर्भित है। अब आप पूरे प्रदेश को पूछें तो मंत्री जी जवाब कैसे देंगे? जो प्रश्न है उसका जवाब उन्होंने दे दिया पूरा का पूरा। अगला प्रश्न अभी आपको पूरा अवसर मिलेगा, राज्यपाल के अभिभाषण में, चर्चा में भी रख सकते हैं। श्रीमती गोमती साहब प्रश्न उठे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैंने प्रश्न किया था, उसका उत्तर मेरे को मंत्री महोदय जी से मिल गया है। जिस विषय को लेकर मैंने प्रश्न पूछा है वो देश का मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योजना है। सारा जवाब मेरे को मिल गया है। और लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने वाला योजना है, जिसने
पहले 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया था। आज अव्यवस्था पूरा प्रदेश में फैली हुई है, उसको व्यवस्थापित करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मंत्री महोदय जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस योजना को व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या योजना और रचना बनाई है, कृपया पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सही कहा है कि आजादी के इतने सालों बाद दूरस्थ गांवों के लोग, अंचल के लोग पोखर का पानी, तालाब का पानी और कई किलोमीटर दूर जाकर अपने पेयजल की व्यवस्था करते थे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन 2019 में प्रारंभ किया और हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना उन्होंने बनाई। हमारे छत्तीसगढ़ में कारण के बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 2019 के बजाय 2021 में यह योजना प्रारंभ हो पाई और बाकी कंपोनेंट के ठेके तो 2021 में हो गए, टेंडर हो गए, पर जो मुख्य चीज है नलकूप, उसका टेंडर अप्रैल 2023 के बाद प्रारंभ हुआ और अनेक प्रकार की विसंगतियां हुई। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी ताकत लगाकर काम किया है और 1 साल की जो हमारी उपलब्धि है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने इस विषय पर पूछे हैं। कुछ तथ्य जो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में के लोगों को पता चले, इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। हमारे प्रदेश में फरवरी 2021 से प्रारंभ हुई बजट कैबिनेट की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन की लागत, कुल लागत 26,465.74 करोड़ रुपए था, जिसमें केंद्रांश 12,424.57 करोड़, राज्यांश जो कुछ अन्य मदों को मिलाकर है वो 14,041.17 करोड़। वर्तमान में कुल मिलाकर केंद्रांश जो प्राप्त हुआ है 6,178.33 करोड़, राज्यांश प्राप्त हुई है 7,292.28 करोड़। कुल मिलाकर 13,470.61 करोड़ रुपए की राशि 26,465 में से 13,470 करोड़ की राशि, मतलब लगभग आधी राशि व्यय हुई है। और इस योजना में 19,656 गांव सम्मिलित हैं, जिनके 50,03,016 परिवारों में नल के कनेक्शन देने हैं। अभी ये शुरू में जब 2019 में लॉन्च हुई तब यह योजना 2024 तक थी और अभी 25-26 के बजट में वित्त मंत्री जी ने इस योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है वर्ष 2028 तक। जनवरी 2025 तक हमारे प्रदेश में 50 लाख में से 40,21,000 घरों में नल के कनेक्शन जो लक्ष्य का 80.3% है और 9,82,000 घरों में नल के कनेक्शन देना शेष है। इन 19,656 गांवों में से 653 गांव ऐसे हैं जहां पर स्रोत उपलब्ध नहीं है और जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूबवेल खनन का काम अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ और अभी तक जो लक्ष्य थे हमारे ट्यूबवेल खनन के, उसमें से आधे से थोड़ा ज्यादा खनन ही हुआ है और ट्यूबवेल खनन का काम लगातार हम कर रहे हैं। इस बीच
3,438 नलकूप हमने एक साल में खोदे हैं और 2,527 स्रोत हमने स्थापित किए हैं नलकूप के माध्यम से। हाइड्रो फैक्चरिंग विधि से 735 नलकूप जीवित किए गए हैं। इस बीच 2,711 टंकियों का निर्माण हुआ है। एक साल में हमने पंचायतों को 2,141 योजनाओं को हस्तांतरित किया है और हर घर जल प्रमाणित तो जो गांव है वो 1,438 है। और इस प्रकार लगातार हम इस योजना को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। इस बीच हमने $351 ठेकेदार जो काम प्रारंभ नहीं कर रहे थे उनके ठेके निरस्त किए हैं। 3,20,856 मीटर पाइप हमने अस्वीकृत किए हैं जो मानक के अनुरूप नहीं थे, पीवीसी पाइप। और 15 एजेंसियों को हमने डिबार किया है जो टंकी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थे। ऐसे 389 टंकियों को तोड़ने का काम। नल का चबूतरा जो ठीक नहीं थे ऐसे 4,679 चबूतरों को तोड़ने का काम किया। 14 बाउंड्री वाल तोड़े गए। पाइप उखाड़कर बदलने का काम। चलिए, पर्याप्त है। बहुत तो ये लगातार व्यापक उत्तर दिया आपने। ऐसे भी प्रश्नकर्ता संतुष्ट हैं जी और आपके जवाब के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। जी। अच्छा जवाब आया। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा एक क्वेश्चन और है। अरे, जितने भी अधूरा काम है और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को, उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा योजना को कार्यवाही करने का काम किए हैं। लेकिन जो अभी लंबित है वो कार्य को उसका एक समय सीमा उपलब्ध हो ताकि गांव-गांव तक पानी पहुंच जाए, जन जन तक पानी पहुंचे। इस विषय में आप थोड़ा काम करें। इसके लिए आप क्या योजना बनाए हैं, कृपा करके बताने की कृपा करें। पूरी ताकत से और मजबूती से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षाओं के अनुरूप इस योजना को पूरा करने में हमारा विभाग इंद्र कुमार साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं उप मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभनपुर नगर पालिका में मुख्य मार्ग पर गौरव पथ निर्माण कार्य की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कितने किलोमीटर की लंबाई की, कितने राशि की निर्माण की योजना है? अभनपुर में 2017 में गौरव पथ निर्माण की घोषणा हुई थी। प्रारंभिक तौर पर उसकी कार्यवाही नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा की जा रही थी। बाद में शासन स्तर पर बैठक हुआ और लोक निर्माण विभाग को वो हस्तांतरित किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने उसकी पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार की है 26,40,51,000 रुपए का और यह स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। ठीक। माननीय चरणदास मान जी, प्रश्न क्रमांक 4। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय वाणिज्य उद्योग मंत्री जी से है। आप सुन रहे हैं ना? वित्त मंत्री जी का बजट भाषण का उल्लेख करते हुए बताना चाहता हूं सर, वर्तमान उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जाएगी। इसमें राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज एवं खनिज संपदा तथा रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ कोर सेक्टर में पूर्व से कार्यरत उद्योगों को क्षमता विकास के लिए अनुकूल अवसर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा इनसे कि जनवरी 24 से जनवरी 25
के अंतर्गत कितने उत्पाद बंद हुए। इन्होंने मुझे 5 उत्पादन कार्य बंद होने के सूचना दी है, जिसमें कुल मिला के 274 लोगों को सेवा से अलग किया गया और विशेषकर राजनांदगांव जिले में आपका ओरिएंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड टेढ़ेसरा है, वहाँ पर भी इन्होंने उत्पादन केंद्र को बंद कर दिया। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ माननीय उद्योग मंत्री जी से कि ये तो एक साल में आपने 5 सिर्फ इसी जिले के बंद किए हैं, एक ही खनिज से संबंधित। इसी के बाद बता दीजिए कि ये बंद जैसे हुए हैं वित्तीय घाटा, वित्तीय कारणों से और फिर इन लोगों को आपने सहयोग क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में आप क्या जानकारी बताएंगे। जो बंद 5 उद्योग उनको भी उद्योग विभाग के नियमानुसार जो अनुदान राशि सब्सिडी दिया जाता है उनको भी प्रदान किया गया है। बाकी वित्तीय कारणों से उन्होंने अपना 5 उद्योग बंद किया है। मैं बताना चाहूँगा उनको अपने ब्याज अनुदान में 5 को 75,31,000 और स्थायी पूंजी में 60 लाख रुपए का अनुदान उनको भी सहायता की गई है और इस तरह से निरंतर प्रक्रिया है। वैसे उद्योग किसी कारणों से बंद हुए हैं उनके परिचालन से। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पूछ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि अपने 2023 में भी कांग्रेस के शासनकाल में 18 उद्योग बंद हुए हैं और आप जब माननीय मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उस समय सबसे ज़्यादा स्टील उद्योग लगा था और आपके कार्यकाल में लगभग अठारह उद्योग इनके इसमें 2023 में ही बंद हुए हैं और 5 साल में बंद हुए हैं। और इस तरह से रूटीन की मामला है, अगर किसी को उद्योग नहीं चल पाता है तो बंद कर देते हैं। बाकी हम लोग को तो पूरा प्रयास है उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए नया उद्योग नीति भी। ठीक है, और कोई प्रश्न महाजी? लगता है माननीय मंत्री जी घबरा रहे हैं। छोटा प्रश्न करिए। अच्छा, छोटा वो आप ही की तरफ इंगित कर रहे हैं तो मैं भी आपकी तरफ इंगित कर सकता हूं सर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी 150वीं जयंती अपन मना रहे हैं, पंडरिया में खोला था आपने, आप ही ने खोला था। वो वर्ल्ड और हाईएस्ट शुगर उत्पादन होता था उसमें, वहां बिजली भी बनती थी। 18 फरवरी को बंद हो गया। इसलिए बंद हो गया कि आपने गन्ना उत्पादकों को पैसे नहीं दिए, भुगतान नहीं किए। ठीक है सर। भौरम देव आपका क्षेत्र है, कहाँ है? आप तो हैं ही हैं यहाँ, शर्मा जी भी शायद हैं। भौरम देव शक्कर का कारखाना 26 जनवरी से बंद, जहाँ बिजली भी उत्पादन होता था। बालत का शक्कर कारखाना बंद। हमारी सरकार ने मक्का के से इथेनॉल बनाने का कोंडागांव चालू करने के लिए तैयार रखा हुआ है, चालू नहीं हुआ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये भूपेश बघेल सरकार ने किया है। और सूरजपुर जिले के करसा गांव में शक्कर कारखाना बंद। हम लोग माननीय मंत्री जी
एक रिवॉल्विंग फंड बनाए थे। उस रिवॉल्विंग फंड में ये व्यवस्था थी कि अगर शक्कर कारखाना में या अन्य किसानों को कुछ पैसे देने हो गन्ना उत्पादन का, तो उनको पैसे दिए जाएं ताकि वो गन्ना उत्पादित कर सकें और उनको किसी तरीके से कोई कठिनाई ना हो। तो ये लगातार आप बंद जो करते जा रहे हैं, किसी को लीज में देना चाहते हैं, किसी को किराए में देना चाहते हैं, तो फिर आपकी औद्योगिक नीति का क्या मतलब है? क्षमता विकास के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किए जाएंगे, यही अनुकूल अवसर आप प्रदान कर रहे हैं? क्या बता पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी ने जो प्रश्न पूछे हैं उससे अलग हटकर प्रश्न कर रहे हैं। अगर शक्कर कारखाना वगैरह का पूछ रहे हैं तो अलग से मैं उनको जानकारी दे दूंगा। चलिए, इस पर मैं अलग से आपका प्रश्न कर लूँगा, ध्यानाकर्षण ले आऊँगा। इसी बात पे बता दीजिए कि शक्कर का कारखाना नहीं बताइए, जनवरी 24 से मिनी 25 स्टील प्लांट का प्रश्न है। हाँ। उनका कहना है वहां तक आप सीमित रहे ठीक तो है। ज्यादा अच्छा। मिनी स्टील प्लांट में नेता प्रतिपक्ष सीमित कैसे रहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय? वो तो असीमित आदमी नेता नहीं, प्रतिपक्ष। असीमित है मगर प्रश्न उन्होंने सीमित किया, मिनी स्टील प्लांट। चलिए, मिनी स्टील प्लांट में जितने बंद हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इसी दौरान जनवरी 24 से 25 के दौरान क्या एक भी मिनी स्टील प्लांट नया खुला है? इससे पॉइंटेड तो नहीं हो सकता सर? नहीं, अभी नहीं खुला है। बाकी बहुत सारे उद्योगपतियों ने इच्छा जाहिर की है अलग अलग उद्योगों के लिए। अगर अलग अलग बताने के लिए तो बता दूंगा। नहीं, आप समय मत खराब करिए, कीमती समय है। अच्छा, उद्योग बंद होने पर बेरोजगार कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम एवं श्रम अधिनियम के तहत मुआवजा का भुगतान करने का प्रावधान है। तो क्या आपने जो कारखाने बंद हुए हैं मिनी स्टील प्लांट के, उनको आपके श्रम अधिनियम और कारखाना अधिनियम के तहत मुआवजा का भुगतान किया है? यदि हाँ तो कितने लोगों को? यदि हाँ तो कितने रुपए? अब वो मुआवजा विभाग के द्वारा नहीं किया गया है, उद्योग का जिम्मेदारी रहता है। बाकी नया उद्योग खुलेगा तो उनको अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मुआवजा नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये तो बंद होने वाले कारखानों के लगे हुए कर्मचारियों के लिए है मुआवजा का भुगतान का। अध्यक्ष महोदय, अगर उनको भुगतान नहीं किया गया है तो क्या करेंगे? ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है और उत्तर बहुत ही साधारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे श्रम अधिनियम श्रम विभाग के द्वारा जो प्रसारित है उसके नियम अनुसार उनको प्रावधानित किया जाएगा। किया जाएगा ना? देंगे? नहीं, श्रम विभाग के नियमानुसार होगा। हाँ, श्रम और कारखाना अधिनियम है, दोनों अधिनियम आपके अधीनस्थ हैं। जी जी। और दोनों अधिनियम के तहत इसको देखवा लूंगा। तो काम करने वाले लोग हैं, जो भी नियम में होगा उसको करेंगे। करेंगे ना? नियम में होगा उसको करेंगे, नियम अनुसार करेंगे ना? चलिए, धन्यवाद। चलो, धन्यवाद। श्री अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं प्रश्न करूंगा। विधानसभा से ही संबंधित है। 16 दिसंबर 2024 के मेरे ध्यानाकर्षण में माननीय मंत्री महोदय जी ने विधानसभा में जो कहा है, स्थानों पर टंकी बन गई है और जल स्रोत नहीं है, उसी संबंधित प्रश्न है ये। आपको इसकी जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। माने मुझे आज तक तो वो जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हुई है। अब विधानसभा के स्टेटमेंट में भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार के अधिकारी गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं माननीय मंत्रीगण के कथन को। मैं माननीय दूसरी बात यह है, मेरे प्रश्न के पूरे उत्तर ही बदल दिया, शाम को मिला जो उत्तर था वो दूसरा जो है उस। लेकिन चलिए, मैं फिर से उसी में प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। आपने योजना अंतर्गत स्रोत विहीन व पर्याप्त जल स्रोत विहीन 3,907 ग्रामों के 8,08,0411 नल कनेक्शन लगाए गए हैं। ये पर्याप्त जल स्रोत से मेरा आशय कुछ नहीं है। फिर वहीं पर आऊंगा मैं कि
स्रोत विहीन गांव कितने हैं जिसमें पाइपलाइन डल गई है और टंकी बन गई है? स्रोत विहीन गांव, छोटा सा प्रश्न है, ये बता दीजिए। संख्या 653 गांव ऐसे हैं जहां पर स्रोत विहीन है, और उसमें से 3,254 गांव ऐसे हैं जहां अपर्याप्त स्रोत। नहीं, अपर्याप्त स्रोत से मेरा प्रश्न दोहरा देता हूं। स्रोत विहीन गांव ऐसे कितने हैं जिसमें पाइपलाइन डल गई हो, टंकी बन गई है? ये पूछा हूं मैं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से उत्तर माननीय सदस्य महोदय का दिया है। विस्तार से उत्तर परिशिष्ट में बहुत छोटा प्रश्न उद्भूत हो रहा है। आप मुझे 4 महीने पहले जानकारी देने वाले थे इसकी। जी, आज भी बहुत विस्तृत जानकारी दी है, बहुत विस्तृत जानकारी दी है माननीय मंत्री जी। और मैंने जैसे बताया, मंत्री जी बोलिए आप। मैंने जैसे आपको बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि नलकूप खनन का काम प्रारंभ हुआ अप्रैल 2023 से, और जो ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं सर, मैं स्रोत के ही कारण बता रहा हूं आपको। कि 2023 अप्रैल से प्रारंभ हुआ, इसलिए स्रोत की दिक्कत हुई है। और हर एक स्कीम में जब डीपीआर तैयार हुआ, ग्राम सभा से उसका अनुमोदन हुआ, हर एक स्कीम में एक स्रोत आइडेंटिफाइड था, उसी के हिसाब से वो काम प्रारंभ हुआ। नलकूप खनन विलंब से प्रारंभ हुआ, इसलिए स्रोत की दिक्कत आ रही है। और जैसे मैंने बताया कि स्रोत विहीन गांवों की संख्या 653 है, और जिसमें 1,32,717 घरों में घर है वहां पर सर, जहां पर नल के कनेक्शन हुए हैं। जी, मैं अपना प्रश्न दोहरा देता हूं। नल के कनेक्शन हुए हैं। मैं वो पूछा, नल कनेक्शन में पूछा ही नहीं हूं अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, कितने गांव हैं जिसमें जल स्रोत नहीं है और पाइपलाइन और टंकी बना दी गई? मैंने बताया 653 गांव बताया, पाइपलाइन और टंकी उसमें डल गई है जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो आपके जल जीवन मिशन है, आप जो इधर उधर की बात बता रहे हैं, बिना जल स्रोत के क्या पाइपलाइन और टंकी बनाई जा सकती है? और सुनिए ना, बनाई जा सकती है तो कार्यपालन अभियंता या जिला स्वच्छता समिति में जो भी हैं जिन्होंने इसको अनुमोदन दिया है, क्या वो बिना जल स्रोत के गांव में अनुमोदन दे सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी स्पष्ट किया कि जब प्रारंभिक तौर पर डीपीआर बना, ग्राम सभा से उस डीपीआर का अनुमोदन हुआ, जिला जल एवं स्वच्छता समिति ने उसका अनुमोदन किया, और हर एक योजना में एक जल स्रोत चिन्हित था, और उस जल स्रोत चिन्हित होने के कारण से वो काम आगे बढ़ा। और जो बड़ी दिक्कत हुई, अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल का टेंडर हुआ, और इसलिए प्रोग्रेस दिखाने के लिए भी काम चला। अध्यक्ष प्रोग्रेस दिखाने के लिए नल के कनेक्शन, और हमने इसका विश्लेषण किया हमारी सरकार बनने के बाद, और एक साथ, शायद प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो लगातार माननीय मंत्री जी, अपन मैं छोटा छोटा पूछ रहा हूँ, छोटा छोटा उत्तर दे देते कृपया रहती। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रशंसा कर देता हूँ, सब अच्छा है बोल देता हूँ। जो जितनी प्रशंसा आप सुनना मेरे से चाहेंगे, मैं बिल्कुल चारण भाड़ जैसे कर दूंगा प्रशंसा, लेकिन मैं बहुत छोटा पूछ रहा हूं प्रश्न। आपने डीपीआर बनाया, जो बार बार आप डीपीआर बोल रहे हैं, डीपीआर में जल स्रोत नहीं था, तो उसके बाद टंकी और नल जो बिछाए गए, तो उन जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं अब
आगे बोलूंगा तो आरोप हो जाएगा जो मैं लगाना नहीं चाहता। डीपीआर में जल स्रोत था नहीं था अब ये बताएंगे, तो इससे अच्छा बता दीजिए मुझको। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि जब डीपीआर तैयार हुआ, ग्राम सभा में उसका अनुमोदन हुआ, तो हर एक योजना में एक जल स्रोत चिन्हांकित था। और मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहले प्रश्न के उत्तर में बताया कि 26,000 करोड़ से अधिक की ये योजना है, केवल 13,000 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं, मतलब 50% व्यय हुआ है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, और जब तक पूरी तरह से वो काम प्रमाणित नहीं हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय अभी एक मिनट सर, एक उत्तर मेरा चल रहा है अभी। तो आप वरिष्ठ हैं, दोनों खड़े रहते हैं अध्यक्ष। नहीं वे ये प्रश्न करते हैं तब भी खड़े रहते हैं, वो उत्तर देते तब भी खड़े, बाद में बैठे। निर्देश करिए कि जब एक बोले दूसरा बैठ जाए। मैं समझा और कर रहे हैं। सुनो ना, कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं हो रहे, क्या करें? क्या है ये आपके समय कलाकारी है जिसको वो भोग रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है। डीपीआर में पानी नहीं होने के बाद भी, माने जल स्रोत नहीं होने के बाद भी नल टंकी बनाई गई, पाइपलाइन बिछाई गई, जो खुला करप्शन है। क्या उन गांव में जहां आज भी टंकी नहीं है और जल स्रोत नहीं है, टंकी बोल दिया था, जल स्रोत नहीं है, और जिसमें टंकी और पाइपलाइन बिछा दी गई, उन गांव को चिन्हित करके उन अधिकारी या उस तत्कालीन समय के लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं स्पष्ट रूप से ये कहूंगा कि किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70% से अधिक भुगतान नहीं करेंगे, और जब तक पूरी तरह से वो योजना संचालित नहीं होगी भुगतान नहीं होगा, और स्रोत नहीं पाया गया, योजना पूरी नहीं हुई, तो संबंधित लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक प्रश्न छोटा सा। कड़ी से कड़ी बोल रहे हैं। अरे वो तो 1 साल से मैं कड़ी देख रहा हूं, कितनी कड़ी हुई है उसको देखा हूं। अभी इसमें मैं बोलूंगा उस गांव चल के देखेंगे, आपको आमंत्रित कर देता हूं, बोलिए। तो उसमें अभी आप छोटा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। आप प्रश्न करिए शांति से ही कर रहा हूं। आपने पहले निर्देश दे दिया मेरे को शांति से रहना। प्रश्न आराम से करिए। अब माननीय, मैं आपके उत्तर को पढ़ रहा हूं थोड़ा सा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के कुल 19,656 ग्रामों में 50,000 समथिंग आपको कनेक्शन लगाने थे। आपने 5,291 ग्रामों के 12,80,808 कनेक्शन दिए हैं। 50,000 में 12,000 आप लगाए हैं, और इसको आप बोल रहे हैं 80.3% पूरा हो गया। तो ये कौन से गणित में 80% पूरा हो गया? स्पष्ट कर दे रहा हूं। आपका प्रश्न पढ़िएगा, कुल कितने ग्रामों के घरों में नल लक्ष्य के अनुरूप कितने ग्रामों के कितने घरों में नल कनेक्शन पूर्ण, तो जिन गांवों में 100% कनेक्शन हो गया है उन गांवों की संख्या है 5,291। बाकी के जो कनेक्शन है, किसी गांव में 80% हुए हैं, कहीं 90% हुए हैं, कहीं 70% हुए हैं, इसलिए वो आंकड़ा 40 लाख से ऊपर। मैं आपकी बात मान लो, आप बहुत सारी बात कर रहे थे अभी उपलब्धियों में अपनी, तो ये मान ले आप कि 19,656 गांव में सिर्फ 12,000 नल कनेक्शन लगे हैं। ये मान लेना 19,000 गांव में आप 12,000 कनेक्शन ही लगे हैं अभी तक, कि ज्यादा लगे हैं? आपने शायद अध्यक्ष महोदय समझने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा 5,291 ग्रामों के, नहीं वो पढ़ा लिखा हूं मैं, आप मेरी बात समझ लीजिए जी। हो सकता है जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो ठीक हो जाए। 50 लाख आपको कनेक्शन देने हैं, समथिंग 50 लाख समथिंग। उनमें से 5,000 के गांव की बात कर रहा, मान लो 5,000 में से आपने 12,000 दिया है, 12,000 समथिंग, 12,080, 12,80,808, 12,80,808 ये कुल कनेक्शन की संख्या है कि 5,000 जो गांव है उनकी संख्या है? ये वो 5,000 गांवों की संख्या है, 5,000 गांव है, वहां नल कनेक्शन की संख्या है, तो उसमें 80% है ना? ठीक है, चलिए। एक प्रश्न, मैंने कुल मिला के जितना 50 लाख कनेक्शन देना है
उसका 80% हमने किया अब है। जो भी आप 40 लाख से माननीय ऊपर। अध्यक्ष महोदय, भाई यदि आप दे सकते हैं तो मैं इस प्रश्न में शुरू दिन से, जिस दिन से सरकार बनी हो उस दिन से लगा हूं। आप एक भी कार्यवाही नहीं किए हैं। जो जल स्रोत विहीन गांव हैं और जिसमें नल टंकी लग गई है और पाइपलाइन बीछ गया है, क्या उसकी जांच करवा के कार्यवाही करेंगे और जल स्रोत की व्यवस्था के लिए कोई आश्वासन सदन को देंगे क्या कि इतनी अवधि में जल स्रोत की व्यवस्था हो जाएगी? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, ये उत्तर मैं तीसरी बार सुन रहा हूं। आप जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने बजट घोषणा में योजना की अवधि 2028 तक बढ़ाई है और इसके लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। और मैंने भी जैसे बताया आपको कि 26,000 करोड़ से अधिक की योजना है, केवल 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। योजना की कार्यवाही चल रही है, योजना प्रगतिरत है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने धमतरी जिले का और कुरुद विधानसभा का भी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देता हूं। नहीं, मुझको, मैं प्रदेश स्तरीय में इतना लिमिटेड आदमी नहीं हूं। चलिए, धन्यवाद। तो आप कार्यवाही नहीं करेंगे उसमें? मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहां पर यह योजना सफल नहीं होगी, जल नहीं आएगा, घर तक नल पानी नहीं पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से संबंधित लोगों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी, ठेकेदार का भुगतान भी नहीं होगा। ठीक है, जवाब पूरा आ गया। एक विषय, यदि जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन पूर्व के सत्रों में मंत्री जी द्वारा, किसी भी मंत्री जी द्वारा दिया गया है, तो उस जवाब को संबंधित सदस्य तक पहुंचाने, उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करें। ये चर्चा में नहीं आना चाहिए। जो भी जानकारी के घोषणा हम करते हैं, उस जानकारी को माननीय सदस्य को उपलब्ध कराना चाहिए सत्र शुरू होने के पहले। एक प्रश्न आप इसी में पूछेंगे? हाँ, इसी में एक प्रश्न पूछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि 17 दिसंबर 2024 को विधानसभा में घोषणा की थी कि दोषियों के विरुद्ध, तो उन्होंने कहा था कि उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी जब प्रश्न लगा तो 22 फरवरी 25 को ही मैंने वेब न्यूज पोर्टल पर पढ़ा कि मेरे प्रश्न के आधार पर आपने मेसर्स विजय सालुके बिलासपुर, उनके खिलाफ में FIR दर्ज कर दिया है। और जो 3 है, मेसर बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर रायपुर, 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। के नायर भंडारा महाराष्ट्र 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। और NNT डेवलपमेंट पटना बिहार, उसको भी 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। एक में आपने FIR किया है और उनको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए किया है। उनका जो मूल रूप से ये था कि जो सर्टिफिकेट दिया वो फॉल्स पाया गया, लगा दिया गया, और जब जांच में आए तो ये सही पाया गया सब। मैं केवल आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक के खिलाफ किया है तो बाकी के खिलाफ भी FIR कर दे, और ये 2 साल 3 साल के बजाय छत्तीसगढ़ के लिए उसको बैन कर देंगे तो ये जो करप्शन का सारा मामला आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने सुझाव दिया है, निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, नीलकंठ टेकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि केसकाल घाट के लिए उन्होंने आवंटन दिया। इस घाट से हमारे बहुत सारे विधायक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग भी आना जाना करते थे। बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और बारिश के बाद रिकॉर्ड टाइम में हमने उसको पूरा भी किया 2 महीने में। अब वो केसकाल घाट बहुत अच्छे तरीके से आवागमन के लिए उपलब्ध है। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्यमंत्रित्व काल में जो बना हुआ केसकाल से कोंडागांव को जोड़ने वाला एक 85 किलोमीटर के सड़क के बारे में है। इसमें से आधा जो है वो कोंडागांव विधानसभा में है और आधा जो है वो केसकाल विधानसभा में है। मेरा प्रश्न मुख्य रूप से केसकाल विधानसभा से संबंधित है, क्योंकि कोंडागांव में ऑलरेडी रोड का चौड़ीकरण हो चुका है। तो पहला तो मेरा यही है कि जब केसकाल घाट का हम रिनोवेशन का काम कर रहे थे तो पूरा ट्रैफिक जो है इस रोड पर डाइवर्ट किया गया था, रायपुर तरफ से आने के लिए और रायपुर से जाने के लिए। इस कारण से इस रोड की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। इतना ज़्यादा खराब हो गई कि रोज़
उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है। और ये ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उड़ीसा का भी सारा दबाव इस रोड के ऊपर है और इस रोड का रिनोवेशन होना बहुत आवश्यक है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब जो दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि इसके लिए जो बजट था वो विलुप्त हो गया है करके। तो मेरा केवल एक ही प्रश्न है इसमें कि क्या इस बजट में इसके रिनोवेशन का जो प्रावधान है वो किया जाएगा ताकि इसका सुदृढ़ीकरण का काम सबसे पहले पूरा हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने बास्कोट से किसकाल जो 39 किलोमीटर का रोड है जिसके रिपेयरिंग के बारे में ये प्रश्न किया है। 1 से लेकर 21 किलोमीटर तक 7 भागों में निविदा अनुबंधित है। 15 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है डामरीकरण का। शेष 6 के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और शेष 18 किलोमीटर पेच रिपेयर का टेंडर लगाया जा रहा है और इस रोड का शीघ्र ही हम रिपेयरिंग कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके चौड़ीकरण को लेकर के भी मेरा सवाल है, क्योंकि ये भारतमाला प्रोजेक्ट से हमारे नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला सड़क होगा और आने वाले दिनों में इसका चौड़ीकरण होना बहुत आवश्यक है। तो इस पर सरकार की ओर से कोई पहल की जा रही है क्या? निश्चित रूप से ये सही है कि ये महत्वपूर्ण मार्ग है, इस पर जरूर विचार करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 मोतीलाल साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अमृत मिशन को लेकर के है, जिसमें रायपुर शहर की 70 वार्डों में 45 वार्डों में अमृत मिशन के माध्यम से घरों तक जल आपूर्ति पहुंचाने का है और जिसके तहत मुझे प्रश्न के अनुसार जो जानकारी उत्तर में मिला है उसमें 8 कार्यों के माध्यम से लगभग 41,114 लाख रुपए की खर्च बताया गया है, परंतु जिन वार्डों में ये कार्य हुआ है उन वार्डों की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। कहीं पे पाइपलाइन तो लग गया है पर पानी की सप्लाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कैसे डीपीआर बनाया गया और ऐसे कैसे बना करके कार्य पूर्ण कराया गया कि आज भी उपभोक्ता के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। कई वार्डों में आज भी कार्य अधूरा है, खुदा हुआ है, कहीं पाइपलाइन बिछा है तो अधूरी बिछा हुआ है, कहीं कनेक्शन दिया भी गया है तो नाली में पड़ा हुआ है, कहीं कनेक्शन दिया हुआ है तो वो कुचल करके वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, नष्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति आज भी शहर की है और जो 8 कार्य जिनके माध्यम से कार्य पूर्ण हुआ है उसको पूर्ण बता रहे हैं, पूर्णता की ओर है, पूर्ण बता रहे हैं कार्य को। तो ऐसी अधूरे स्थिति में कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है? ये भ्रष्टाचार है और ये अनियमितता है। इस प्रकार से जनता के साथ धोखा है, ऐसा मेरा कहना है कि अभी भी कार्य अधूरा है और सड़कों की जो खुदाई हुआ था वो आज भी कहीं अधूरी पड़ा हुआ है और कहीं फिर से वो उखड़ करके गड्ढे बन चुके हैं। इसमें गुणवत्ता की बिल्कुल कमी है। इसी में प्रश्न कर लीजिए ना, क्या प्रश्न क्या चाहते? मेरा प्रश्न ये आप तो जानकारी दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन कार्यों को हमने किया है पर जल आपूर्ति आज भी नहीं हो रहा है? चलिए, नल लग गए, पाइप लग गए, वो बता देंगे मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर में कुल 70 वार्ड है। 70 वार्ड में से 20 वार्डों में अमृत योजना के अंतर्गत पानी की व्यवस्था की गई है। वैसे रायपुर नगर निगम में कुल भवनों की संख्या 2,60,255 है। कुल नल कनेक्शन 1,95,964 है। जो अमृत योजना के अंतर्गत 73,206, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो काम हुआ है उसमें 20,021 और पूर्व के जो कनेक्शन थे वो 1,02,737। अमृत योजना में 20 वार्डों पर पानी की सप्लाई की व्यवस्था हुई। स्मार्ट सिटी में योजना से 6 वार्डों का और अमृत, स्मार्ट सिटी और पीएचई मिलाकर 12 वार्डों में नल के कनेक्शन और पानी की सप्लाई हो रही है। और जो 13 वार्ड है, वार्ड नंबर 1, 2, 6, 7, 9,
10, 32, 52, 67, 68, 61, 23, 19, 20 ये 13 वार्ड यहाँ पर नल के कनेक्शन नहीं हुए हैं इस योजना से, और वार्ड 19 वार्ड है जहाँ पर आंशिक रूप से नल के कनेक्शन हुए हैं। और जो 8 परियोजनाएं अमृत योजना में हुई थी, जिस काम का टेंडर हुआ था, जितने काम का टेंडर हुआ है। माननीय सदस्य के विधानसभा में 2 टंकी बने हैं, लेकिन नल कनेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं था। फेज नंबर 6 और 7, पैकेज नंबर 6 और 7 के लिए वो जो सर्वे जिस आधार पर अमृत की योजना बनी थी वो 2016-17 का सर्वे है। उसके बाद अलग परिस्थितियां बन गई है, फिर से सर्वे कराएंगे और सर्वे कराकर अमृत योजना तो अब नगर निगमों के लिए समाप्त हुई है, छोटे शहरों के लिए चल रही है, तो ये अन्य मत से इस पर जरूर विचार करेंगे, फिर से सर्वे कराएंगे। सर्वे कराकर पर इस क्षेत्र में जो अभी जल की सप्लाई हो रही है वो 48,857 नल के कनेक्शन पहले से हैं, 967 नग बोरवेल हैं और 385 नग हैंडपंप के माध्यम से इन क्षेत्रों में अभी भी पानी की सप्लाई हो रही है। एक बार सर्वे कराएंगे, सर्वे करा करके उस पर आगे की कार्यवाही करेंगे। सर सर्वे हो जाए। माननीय महोदय, सर्वे करा दें। माननीय महोदय, सर्वे की बात ठीक है, ये जो कार्य हुआ है मैंने कहा कि कार्य को पूर्णता बताया गया है, पर अभी भी क्षेत्रों में कार्य अधूरे हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, पाइपलाइन अधूरी पड़ी हुई है, तो कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी ने कहा ना सर्वे करा के जो अधूरे काम है उसको पूरा कराएंगे, यही बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका विषय काफी आ गया। राजेश जी एक प्रश्न कर लो। आप ही का प्रश्न कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्माननीय उप मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की 20 लाख की आबादी और 20 लाख की आबादी में 70 वार्ड और 70 वार्ड में कोई एक वार्ड बता दे खाली जिसमें 100% पानी पहुंच गया हो। 70 वार्ड 411 करोड़ रुपए शहर के अंदर पानी विस्तार के अंदर खर्च हुए। क्या साइट पे किसी ने डीपीआर बनाने का सर्वे किया? अगर सर्वे किया तो क्या उसका सत्यापन हुआ? उसकी मूल एजेंसी कौन थी और नगर निगम ने क्या उसको ओके किया है? अगर इतना ही बता दे तो बहुत है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ओवरलैपिंग न हो हेतु निगम रायपुर से संबंधित जोन क्षेत्रांतर्गत जल कार्य से संबंध अभियंता लाइनमैन के माध्यम से जानकारी संलग्न कर कंसल्टेंट मेसर IPE ग्लोबल दिल्ली द्वारा ड्राइंग डिजाइन तैयार कराया गया। स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य के दौरान कार्यस्थल पर आवश्यकता होने पर नवीन पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन के कार्य में ओवरलैपिंग न हो इसका क्रियान्वयन के दौरान विशेष ध्यान रखा गया। अपितु राइजनिंग मेनलाइन नई टंकी बिछाई गई, ओवरलैपिंग नहीं हुई है और सभी जो प्रक्रिया है प्रकोष्ठ के माध्यम से नियमानुसार की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री जी का एक भी सिंगर हो, मैं रायपुर में 75% ओवरलैपिंग हुई है। ये रायपुर शहर के चारों विधायक यहीं बैठे, पूर्व महापौर भी हैं। अगर ओवरलैपिंग आपको जिस भी अधिकारी ने ये बात कही, आप जो मोहल्ले में कहेंगे, जिस जगह की अगर डीपीआर उसने बनाई है, मैं आपको तथ्यात्मक प्रूफ के साथ यह सदन में बता दूंगा ला करके कि आपके यहाँ ओवरलैपिंग हुई। 6 इंच की पाइपलाइन डली है, 4 इंच की पाइपलाइन डली है, जिसने डीपीआर 6 इंच की पाइपलाइन को दबा दिया, 4 इंच की पाइपलाइन को दबा दिया। और यही तो प्रश्न मेरा भी लगा था अध्यक्ष महोदय, और आपने ही अपने प्रश्न के उत्तर में ये बात कही है। ये मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने इस बात को कही है कि कोई साइट का कहीं पे किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ओवरलैपिंग ना हो, इसलिए संबंधित क्षेत्र की जल विभाग में पदस्थ तत्कालीन उप अभियंता सहायक अभियंता लाइनमैन से जानकारी संलग्न कर कार्य का विस्तार परियोजना प्रतिवेदन निकाय द्वारा तैयार किया जाकर पाइपलाइन विस्तारीकरण कार्य कराया गया।
इस संबंध में नगर निगम से मैं जो कोट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस बात को गंभीरता से माननीय उप मुख्यमंत्री ने, नगर निगम से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। जो पूरा शहर की पानी का सप्लाई का काम नगर निगम करता है, सालों साल से नगर निगम पाइपलाइन का विस्तार करता है और नगर निगम ही इसका पूरा संचालन करता है, और उस नगर निगम से कोई एनओसी तक नहीं ली, तो आखिर में वो पाइपलाइन का विस्तार किसके निर्देश पर कहां हुआ है? मेरा प्रश्न यही है कि 411 करोड़ खर्च करने के बाद भी राजधानी के अंदर 24/7 पानी का विस्तार हम नहीं पहुंचा पाए। क्या इसके अंदर जो भी दोषी अधिकारी है बिना जानकारी के काम किए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरलिपिंग की और किसी प्रकार की अनियमितता के कोई तथ्य माननीय सदस्य के पास हो तो उपलब्ध करा दे, मैं निश्चित रूप से उस पर जांच बहुत स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सर, अध्यक्ष महोदय माननीय निगम से आप जो कह रहे तथ्य, यार ये तो मैंने लिखित में निगम में कई बार समीक्षा में दे चुका हूँ, कमिश्नर से लेकर सबको, ये चारों राजधानी का विषय। अध्यक्ष महोदय, देखिए जो नगर निगम में बैठे थे पहले, मैं नहीं आरोप लगाना चाहता हूं, और जिस प्रकार की बंदर बाट इस रायपुर शहर के पैसे की हुई है, सिंगल वार्ड ऐसा नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये दर्द है इस बात का कि राजधानी के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक वार्ड के अंदर 24/7 कहीं पानी नहीं पहुंचा पा रहे। और मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी, कहां प्रश्न आ गए? पुराना फिल्टर प्लांट, एक मिनट आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, मंत्री जी के भी लाना चाहता हूं। पुराना फिल्टर प्लांट में 87 MLD पानी, 87 MLD 45 MLD पानी सप्लाई होता था। उसके बाद नया प्लांट बन गया 150 MLD, उसके बाद में भी हम नीचे तक पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चलिए, एक चिंता का विषय इतना ही मेरा निवेदन था। आप सभी के प्रश्न का बैठ जाइए के बारे में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो जो शिकायत आपके पास है लिखित रूप से उनको दे दें। व्यापक रूप से रायपुर चूंकि राजधानी है तो इसका सारा विषय को मंत्री जी इसका परीक्षण करा लेंगे और जो भी विषय होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए उन्होंने सबका जवाब सामूहिक रूप से दिया है। आप लिख के दे दें उनको। एक निवेदन है मेरा, लिख के दे दें क्योंकि मेरे पास जो लंबा हो गया है उसमें 45 वार्डों को अमृत मिशन के तहत कहा गया है। हाँ। माननीय मंत्री जी ने अभी 20 वार्डों का अमृत मिशन के तहत कहा है, तो ये जो कहा है वो सही है कि मेरे पास जो जानकारी मिला है वो सही है? प्रश्न क्रमांक 8 श्रीमती भावना बोराड़ी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सबसे पहले तो माननीय वाणिज्य उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि पंडरिया में फूड पार्क की स्थापना के लिए उन्हें स्वीकृति दी है। लेकिन चूंकि समय कम है तो मैं सीधा प्रश्न ही इसमें पूछना चाहूँगी। ये मेरा तीसरा प्रश्न इस विषय पे लगा है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। पहला प्रश्न 23 जुलाई को लगा था, दूसरा 17 दिसंबर को लगा था और प्रश्न सेम ही था, जवाब भी आया वो इस बार तीसरे में भी जो जवाब आया वो लगभग सेम है कि जो फूड पार्क स्थापना की जो बात आई है तो भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। तो महोदय जी लगभग 14 महीने हो गए हैं। 14 महीनों में अगर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो कृपया करके समय अवधि एक बार बताने का कष्ट करें कि और कितना समय उसमें लगेगा, क्योंकि लगातार कभी तहसील कार्यालय, कभी कलेक्ट्रेट, कभी संचालनालय में ये लगातार प्रक्रियाधीन रहेगी तो फिर इसमें समय बहुत लगेगा। और पंडरिया जैसे टाउन कस्बे में इसका बहुत महत्व है, जो फूड पार्क स्थापना जो होनी है इसका, तो कृपया मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इसमें समय और कितना लगने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, जो प्रश्न उन्होंने किया उस समय हम लोगों ने कलेक्टर के यहाँ प्रक्रिया चल रहा था। बाकी अभी पूर्ण रूप से ज़मीन उद्योग विभाग को अधिपत्य मिल गया है और जल्द अज जल्द फूड पार्क के साथ में हम लोग, और क्योंकि बड़ा ज़मीन है औद्योगिक भी वहाँ पर उद्योग लगाने के विधायक जी का कहना यह है चौथा प्रश्न लगाना ना पड़े उसके पहले नहीं, अब जल्दी शुरू हो जाएगा, जो भी प्रक्रिया है उसको करके बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी बताया कि संशोधन, क्योंकि नई उद्योग नीति आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें संशोधन के लिए अभी विचाराधीन है।
तो चूंकि नई उद्योग नीति आ गई है और विचाराधीन है, तो क्या नई उद्योग नीति के तहत इसमें कुछ छूट दी जाएगी अगर कोई उद्योग लगा रहे हैं, और किस तरीके के उद्योगों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी? उद्योग नीति के तहत जो भी नया उद्योग नीति बना है उसके तहत जो भी उद्योग लगेगा उसको जो नीति के अनुसार से उनको पूर्ण रूप से अनुदान, छूट, सब्सिडी सब मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा। कृपया इसको महोदय जी अब भले बाद में दे दें, लेकिन एक बार बताने का कष्ट करेंगे कि कितना, किस तरीके से उसमें प्रोत्साहन या कितना छूट उसमें मिलने वाला है, ये बताने का कष्ट। डिटेल भिजवा देंगे, डिटेल में भिजवा दूंगा। प्रश्न क्रमांक 9 श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है। उप मुख्यमंत्री महोदय, मुझे केवल ये बता दें, जो 355 गांव में जो नल कनेक्शन दिया गया है, वो 355 गांव जो है वो चालू स्थिति में है या नहीं, और साथ ही इसकी सूची में उपलब्ध करा देंगे। और साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जो 355 का आंकड़ा जो बताया है और केवल 7 गाँव में ही बचा है बोल रहे हैं, तो ये केवल आंकड़ा जो गलत है, केवल वो कागज पर है, जबकि धरातल पर कुछ और है। 355 गांव में 100 गांव में भी यदि कनेक्शन पहुंच गया हो तो बड़ी बात है। आज हम जहां भी जाते हैं वहां केवल वहां वो टंकी बनाकर छोड़ दिया गया है या जो पाइपलाइन बिछाकर छोड़ दिया गया है, और हर गांव में जो है नल जल कनेक्शन की शिकायत है। तो ऐसे लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई होगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में कुल 55,933 घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कनेक्शन देना था। 49,538 घरों में नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 482 योजनाएं विधानसभा क्षेत्र में भानु प्रतापपुर में स्वीकृत है। 280 पूर्ण हो गए हैं, 202 प्रगतिरत हैं। रेट्रोफिटिंग योजना के 113 कार्य स्वीकृत हैं, उसमें से 67 पूर्ण हो गए हैं, 46 प्रगतिरत है। एकल ग्राम योजना के 108 काम स्वीकृत हैं, उसमें से 71 पूर्ण हो गए हैं और 37 प्रगतिरत है। सोलर आधारित 261 कार्य स्वीकृत हैं, 142 पूर्ण हो गए हैं, 119 प्रगतिरत हैं। और माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि 305 गांव जहां आपने कहा नल कनेक्शन लग गए हैं, वहां पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वही उतना ही पूछे हैं, वो उसी में आ रहा हूं। माननीय सदस्य है, इसलिए वो पॉइंटेड प्रश्न है, पॉइंटेड उत्तर दे दीजिए। मैं दे रहा हूं, एक एक योजना का बता रहा हूं। हर घर रिपोर्टेड नल जो है उसकी संख्या है 84। 84 गांव में जल प्रदाय हो रहा है। जो प्रमाणित गांव है उनकी संख्या 38 है और ये 38 ग्राम पंचायत को हस्तांतरित भी हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका यही है ना कि नल पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? 305 गांव में आपने उत्तर दिया है, नल कनेक्शन लग गया है। मैंने बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, 84 गांव में पानी की सप्लाई हो रही है, जिसमें से प्रमाणित गांव 38 है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप पूछिए। ये 355 गांव, ये आंकड़ा बहुत गलत है, क्योंकि कनेक्शन पहुंचा ही नहीं है कहीं। और आप बिल्कुल ठेकेदार बिल्कुल लापरवाह हो गए, बिल्कुल उन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि पूरा हर जगह जो तीनों ब्लॉक में जो है दुर्गंगुंदल हो, भानु प्रतापपुर हो, चारमा, हर जगह लो लापरवाही जो ठेकेदार जो कर रहे हैं, ये इस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? इस पर देखिए, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि योजना प्रगतिरत है और जहां पर भी गड़बड़ी मिल रही है कार्रवाई लगातार हम कर रहे हैं। चलिए, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। महोदय, प्रश्न क्रमांक, माननीय अध्यक्ष महोदय, 305 गांव में पूरा हो गया बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि 84 बोल रहे हैं, पानी पहुंच नहीं रहा है। माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर हम लोग बहिर्गमन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 10 ये समझ नहीं पा रहे, कभी भी बहिर्गमन करे कोई भी चल देता है। 1 मिनट उनको पूछ रहे थे, बहुत कम समय है, आप पूछ माननीय लो। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम छोटा पूछो। प्रश्न मिला है, क्योंकि प्रश्न पूछूंगा तो जवाब नहीं आएगा, इसलिए विषय ये रख देता हूं कि मेरे यहाँ एक फिल्टर प्लांट 2009 से आपके कार्यकाल दौरान लगा था, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ है। तो बस कब चालू होगा इस विषय को बता दें, लेकिन समय खत्म। प्रश्नकाल समाप्त।